गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम CDS 2020 में जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम इसी पेपर के 60 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। बचे हुए क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिका प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब प्लेट, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका तथा चारों ओर की सामुद्रिक प्लेट, ऑप्शन सी है भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, ऑप्शन डी है प्रशांत प्लेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब प्लेट। पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों से बना है जिसे प्लेट कहा जाता है। सामान्यतः भूपटल पर 7 बड़ी वो 100 छोटी प्लेटें पाई जाती है। ये प्लेटें 3 प्रकार के हैं: महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट एवं महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट तथा अंटार्कटिक आदि बड़ी प्लेटें हैं। छोटी प्लेटें में नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट आदि छोटी प्लेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए है डोंगा खाई, ऑप्शन बी है मैरियाना खाई, ऑप्शन सी है फिलिपीनी खाई, ऑप्शन डी है केरेमाइडे खाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैरियाना खाई। मैरियाना गर्त को समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। यह खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मैरियाना गर्त आकार में अर्धचंद्राकार है जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबा एवं 69 किलोमीटर चौड़ा है। इस गर्त की अधिकतम गहराई उसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर द्वीप कहलाती है और समुद्र तट से लगभग 10,994 मीटर नीचे है। एक मापन के स्क्वायर इसकी गहराई 1133 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए है पार्थिव ग्रह, ऑप्शन बी है विशालकाय ग्रह, ऑप्शन सी है वामन ग्रह, ऑप्शन डी है गैसीय ग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पार्थिव ग्रह। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य या अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल पार्थिव या आंतरिक ग्रह हैं, जबकि अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? ऑप्शन ए है बेलारूस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेलारूस। बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। टुंड्रा एक प्रकार का बायोम होता है ध्रुवीय प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो ठंडे होते हैं तथा पूरे वर्ष बर्फ से ढके होते हैं। वहां वर्षा भी नगण्य होती है तथा धरती पर सदैव बर्फ की चादर ढकी होती है। ऐसे ठंडे रेगिस्तानों को ही टुंड्रा कहते हैं। टुंड्रा वनस्पति सदैव उच्च अक्षांश पर पाई जाती है। इनमें से USA, कनाडा तथा रूस उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं जहां टुंड्रा वनस्पति मिलती है, जबकि बेलारूस अपेक्षाकृत निम्न अक्षांश वाला देश है जहां पर जलवायु सदैव समशीतोष्ण पाई जाती है, अतः यहाँ टुंड्रा वनस्पति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भू आकृति नहीं है? ऑप्शन ए है शक्र, ऑप्शन बी है महागढ़ या गार्ज, ऑप्शन सी है गुम्फित, ऑप्शन डी है गंभीर खंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शक्र। शक्र नदी भू आकृति नहीं है, यह हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसका निर्माण अपर्दन के फलस्वरूप होता है, जबकि गार्ज, कैनियन, छिपरिकाय, जलप्रपात, अवनमन, कुंड, जल गर्तिका,
विसर्ग, नदी वेदिका, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक बांध, बांध का मैदान, गोखुर झील, झील, डेल्टा आदि नदी निर्मित स्थलाकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली के आरंभिक काल में नीला शिस्ट और हरा फाइलाइट का प्रयोग होता है। गंधार शैली के शिल्पों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख सामग्री के रूप में गज ने कप पत्थरों को संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया। ऑप्शन है प्रथम शताब्दी वर्तमान युग, ऑप्शन बी है द्वितीय शताब्दी वर्तमान युग, ऑप्शन सी है तृतीय शताब्दी वर्तमान युग, ऑप्शन डी है पंचम शताब्दी वर्तमान युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय शताब्दी वर्तमान युग। गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक एवं बाद की संस्कृत साहित्य में मिलता है। सामान्यतः गंधार शैली की मूर्तियों का समय पहली सदी ईस्वी से चौथी सदी ईस्वी के मध्य का है तथा इस शैली की श्रेष्ठतम रचनाएं 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य मानी जा सकती है। इस शैली के आरंभिक काल में नीला शिस्ट एवं हरा फाइलाइट का प्रयोग होता था, किंतु तृतीय शताब्दी वर्तमान युग में इस शैली के शिल्पियों द्वारा पत्थर के स्थान पर प्रमुख सामग्री के रूप में पूर्ण रूपेण गज का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो दिनार कहलाते थे। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा बुधगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए। ऑप्शन सी है सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई है तथा पृष्ठभाग पर देव प्रतिमाओं की। ऑप्शन डी है गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे। यह कथन गलत है। गुप्त शासकों द्वारा सोने, चांदी एवं तांबे तीनों प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। गुप्तों के स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था, जिसका वजन 144 ग्रेन के बराबर होता था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। इसके पश्चात कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा बुधगुप्त द्वारा भी चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त सिक्के को एक प्रमुख विशेषता यह होती थी कि इसके अग्रभाग पर राजाओं की आकृति तथा पृष्ठभाग पर देव प्रतिमाओं का अंकन मिलता था। है इनमें से किसने द फिलॉसफी ऑफ द बम लिखी। ऑप्शन ए है सुखदेव, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत चरण बोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहरा हैं। वह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने गांधी जी की बम की पूजा के जवाब में बम का दर्शन लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया। ऑप्शन ए है त्रिपुरी सत्र, ऑप्शन बी है लाहौर सत्र, ऑप्शन सी है लखनऊ सत्र, ऑप्शन डी है कराची सत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कराची सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया। कांग्रेस का यह अधिवेशन गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में दिल्ली समझौते को मंजूरी प्रदान की गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। इनमें से एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संदर्भ था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अभिव्यक्ति, प्रेस एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जबकि आर्थिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें अलावकर जोतों को लगान से मुक्ति, लगान और माल मजदूरी में उचित कटौती आदि शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर वर्ष 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगरा। आगरा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था, जबकि अयोध्या, दिल्ली और कानपुर तीनों विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे यहाँ विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर तथा जगदीशपुर तक फैल गया। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां ने किया, जबकि कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद तथा जगदीशपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व क्रमशः नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, मौलवी अहमद उल्ला खां एवं कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजमगढ़ उद्घोषणा संदर्भित है। पहला है वर्ष 1857 के विद्रोहियों की घोषणा से। दूसरा है वर्ष 1942 के विद्रोह में भूमिगत आंदोलन के मुखिया के वक्तव्य से। दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। आजमगढ़ उद्घोषणा 1857 के विद्रोहियों की घोषणा से संबंधित है, न कि वर्ष 1942 के भूमिगत आंदोलन के मुखिया के वक्तव्य से। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ से उठने वाली स्वतंत्रता संग्राम की लहर ने पूरे आजमगढ़ किले को आंदोलित कर दिया। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 3 बार में 81 दिन के लिए जिले को कंपनी राज से आजाद कराया था। आजमगढ़ के वीर सपूतों की यह घोषणा थी कि वे अब अंग्रेजी राज को और अधिक सहन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का एक प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक था। इसका जन्म 24 जनवरी 1304 को मोरक्को के तंजियर नगर में हुआ था। तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद तुगलक के समय में इसने भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। इस पद और उसने 7 वर्षों तक कार्य किया। बाद में 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भेजा। इसने अपनी पुस्तक रिहला में अपनी यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है तुर्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की एक रचना है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। अपने इस ग्रंथ में अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता है। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है। अल बरूनी ने इसकी रचना 11वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला है, विशेषाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा बाधित नहीं होंगे। दूसरा है, विशेषाधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेदों 20 से 22 तथा अनुच्छेद 32 के अधीन ही पढ़ा जाएगा। तीसरा है, सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के अभियोजन से उन्मुक्ति उपलब्ध है। चौथा है, बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में निजी तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्मुक्ति उपलब्ध है। कूट है, ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला और चौथा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहला और दूसरा। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित बोलने की छूट, वाक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(a) में भिन्न तथा व्यापक, क्योंकि 19(1)(a) पर तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है लेकिन सांसदों के बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। विशेषाधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से 22 तथा अनुच्छेद 32 के अधीन ही पढ़ा जाएगा। संसद सदस्यों को केवल सिविल अभियोजनों में उन्मुक्ति उपलब्ध, आपराधिक मामलों में नहीं बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में संसद सदस्यों को केवल व्यक्तिगत स्तर पर उन्मुक्ति उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सदस्यों की केवल नियुक्ति होती है, ऑप्शन बी है सदस्यों का केवल चयन किया जाता है, ऑप्शन सी है सदस्यों को केवल नामित किया जाता है, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृति किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य अंग होती है। विधायी कार्यों का संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने हेतु संसद को इन समितियों पर निर्भर रहना पड़ता है। संसदीय समितियां संसद के सदस्यों से मिलकर बनती है। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय दल, ऑप्शन डी है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल जो है ये सही नहीं है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की स्वीकृति श्रेणी में नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में विभाजित किया जाता है। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना का प्रावधान है। 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है सत्यनिष्ठा या अखंडता, चौथा है बंधुता, कूट है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी है पहला तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान में कुल 59 प्रावधान थे। उद्देशिका संविधान की भावनाओं का मूल है। इसी संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णा स्वामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BN राव। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। इनके द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया।
वी.एन. राव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में माना जाता है। इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय। का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। रिट कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकती है। ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधी राज्य की सीमा तक है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संबंधों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2। नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत वर्णित है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता को निम्न 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जो है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा तथा भूमि विस्तार द्वारा। नागरिकता अधिनियम 2019 द्वारा 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करने की व्यवस्था की गई है। नए संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अब 31 दिसंबर 2014 के पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल में एक दुर्लभ प्रकार का पीला कछुआ खोजा गया था, किस राज्य से देखा गया था? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में भारत के ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में एक पीले रंग की प्रजाति के कछुए को देखा गया है। इस कछुए को भारतीय ब्लैक सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः यह कछुआ पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश एवं म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वाहारी होता है, जिसके आहार में मेढक, घोंगे और कुछ जलीय वनस्पति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम क्या है? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर, स्किल्ड, एम्प्लॉय, एम्पायर, मेजरमेंट। ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर, स्किल्ड, एम्प्लॉय, एम्पायर, मैपिंग। ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर, स्किल्ड, एम्प्लॉय, एंटरप्राइजेस, मीडियम। ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक, स्किल्ड, एम्प्लॉय, एम्पायर, मिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भर, स्किल, एम्प्लॉय, एम्पायर, मैपिंग। असम एक जॉब उपलब्ध कराने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर रोजगार लेने वाला एवं रोजगार देने वाले दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। असीम का विस्तृत रूप आत्मनिर्भर, स्किल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, मैपिंग है। इस प्लेटफॉर्म या पोर्टल का उद्देश्य कोरोना बीमारी के कारण घर या स्वदेश लौटे स्किल्ड और गैर स्किल्ड लोगों को एक डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी योग्यता अनुसार जॉब सर्च कर सके। भारतीय राज्यों और विदेशी नागरिकों की श्रम प्रवासियों का डेटाबेस जो वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटे हैं और स्वदेश स्किल कार्ड भरे हैं को असीम पोर्टल के साथ स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का
भारत में रहे और भारत में अध्ययन करे कार्यक्रम किसकी पहल है? ऑप्शन ए है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है पर्यटन मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। भारत में रहे और भारत में अध्ययन करे कार्यक्रम की पहल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। इस पहल के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, विदेश जाने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को देखना और उन्हें देश में रोके रखने के लिए उनके लिए प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना, और दूसरा, विदेश से लौटने वाले छात्रों की चिंताओं का समाधान करना और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस झील में चांद पर पाया जाने वाला एक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? ऑप्शन ए है लोनार झील महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पेंगोंग झील लद्दाख, ऑप्शन सी है चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन डी है लोकटक झील मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोनार झील महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील में चांद पर पाए जाने वाला एक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है। लोनार खारे पानी की एक क्रेटर झील है। इस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इस झील का सतही क्षेत्रफल 1.13 वर्ग किलोमीटर तथा अधिकतम गहराई 150 मीटर है। यह एक पौराणिक झील है जिसका उल्लेख ऋग्वेद तथा पुराणों में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन में प्रयोग में लाया गया प्रज्ञान वाहन कितने पहिए वाला है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। प्रज्ञान भारत द्वारा विकसित किया गया एक अंतरिक्ष रोवर है जिसमें 6 पहिए का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। इसे 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च किया गया। रोवर प्रज्ञान का वजन 27 किलोग्राम है तथा इसके पास 50 वाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की क्षमता है। प्रज्ञान का अर्थ विवेकी या ज्ञानवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा 2 गुना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है समान रहेगी, ऑप्शन बी है 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी है 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी है 8 गुना बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पिंडों के मध्य दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वीय बल ऑप्शन ए है समान रहेगा, ऑप्शन बी है 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 2 गुना घट जाएगा, ऑप्शन डी है 4 गुना घट जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 गुना घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह कथन गलत है। न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में यह सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन सही है। इलेक्ट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, न्यूट्रॉन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन बी है यह निर्वात में गति कर सकता है, ऑप्शन सी है यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन डी है इसका तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकार की तरंगदैर्ध्य से छोटा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। यह कथन गलत है। पराबैंगनी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु में प्रकाश की चाल को c तथा किसी माध्यम में v से निरूपित किया जाए तो माध्यम के अपवर्तनांक का परिकलन किस सूत्र के उपयोग से किया जा सकता है? ऑप्शन है v/c, ऑप्शन बी है c/v, ऑप्शन डी c/2v, ऑप्शन डी c-v/c। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी c/v। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में निम्नलिखित
विष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है टेरियोफाइटा, ऑप्शन डी है अनावृतबीजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शैवाल। पादप जगत में थैलोफाइटा का प्रभाग शैवाल पूर्णतः जलीय होता है। यह लवणीय एवं अलवणीय दोनों प्रकार के जल स्रोतों में पाया जाता है। ये सुखाए शरीर युक्त स्वपोषी जीव होते हैं जो नम्य मृदा तथा नमी युक्त चट्टानों या लकड़ियों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष जीव जैसे कि गुलाब पादप की सभी विष्टियों किसी वर्गीय संवर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है कुल, ऑप्शन डी है गण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाति। एक विशिष्ट सजीव के निकट संबंधित सभी सदस्य समान वंश किंतु अलग अलग जातियों के अंतर्गत आते हैं, अतः गुलाब के सभी सदस्य जाति के अंतर्गत आते हैं। जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है तथा इसके अंतर्गत आने वाले सदस्यों में सर्वाधिक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की पैदावार किससे होती है? ऑप्शन ए है झींगा, ऑप्शन बी है पाइला, ऑप्शन सी है ट्यूना, ऑप्शन डी है सुक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुक्ति। मोती पर्ल ओयस्टर नामक मोलस्क से प्राप्त होती है। मोती का निर्माण प्रवाल की उपकला कोशिकाओं से स्रावन के कारण होता है। मोती बनने की क्रिया में जब रेत का कण खोल तथा प्रवाल के बीच में आ जाता है तो इस प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवाल की कोशिकाएं इसे चारों ओर से घेर लेती है तथा एक कोश के रूप में प्रवाल से अलग हो जाती है। इस कोश की उपलब्धता उपकला कोशिकाएं एक प्रकार का पदार्थ जिसे निष्क्रिय कहते हैं स्रावित करती है कि चारों ओर एकत्रित होकर मोती का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों तथा चमगादड़ों के पंख समरूपी संरचनाएं मानी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है समान उत्पत्ति तथा समान प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी है असमान उत्पत्ति तथा समान प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी है समान उत्पत्ति तथा असमान प्रकार होते हैं, ऑप्शन डी है असमान उत्पत्ति तथा असमान प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असमान उत्पत्ति तथा असमान प्रकार होते हैं। पक्षियों एवं चमगादड़ों के पंख समवर्ती अंगों के उदाहरण हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एवं संरचना अलग किंतु कार्य समान होता है। पक्षियों के पंख अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं जिनमें इस पर एवं मजबूत पेशियाएं पाई जाती है, जबकि चमगादड़ों के अग्रपाद द्वारा निर्मित पंख वक्षीय त्वचा की अति वृद्धियां होती है जिनमें परों एवं मजबूत उड्डयन पेशियों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय स्राव के अतिरिक्त जीवाणु संक्रमण के द्वारा भी पेप्टिक व्रण होते हैं, इसका रोग कारक है? ऑप्शन ए है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन बी है इकोलाई, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन डी है सैल्मोनेला टाइफिम्यूडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेलियोबैक्टर पाइलोरी। हेलियोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारक होता है। यह जीवाणु ग्रसिका आमाशय तथा छोटी आंत की भित्ति को संक्रमित कर सुरक्षात्मक श्लेष्म परत को नष्ट कर आहार नाल की आंतरिक भित्ति पर छालों का निर्माण करता है। इन छालों के कारण जलन एवं दर्द की अनुभूति होती है तथा गंभीर अवस्था में आंतरिक रक्तपात भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है निस्संदन, ऑप्शन डी है सी है वर्ण लेखन, ऑप्शन डी है आशवर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस सीधे प्रत्यक्ष रूप से वाष्प में बदल जाता है। गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड ठोस अवस्था से अमोनिया वाष्प में बदल जाता है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपतित हो सकता है जबकि सोडियम क्लोराइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है एंटोनी लेवोजियर,
ऑप्शन सी है जोन्स जैकब वर्जिलियस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट बॉयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। तत्व का प्रतीक जॉन डाल्टन द्वारा किया गया। प्रतीक किसी तत्व का प्रदर्शन होता है। किसी तत्व का प्रतीक प्रयोग करना उसके पूर्ण शब्द को लिखने से आसान होता है। कुछ तत्वों के प्रतीक सहित उदाहरण होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, फास्फोरस का P, सल्फर का S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। ऑप्शन ए है ब्रोमीन और फ्लोरीन, ऑप्शन बी है मरकरी और रुबिडियम, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और थैलियम, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और मरकरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन तथा मरकरी तत्वों का युग्म है जो कमरे के ताप व मानक दाब पर द्रव होते हैं। ब्रोमीन एक द्रव तथा अधातु है, जबकि मरकरी एक द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह अम्लों तथा क्षारों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती है। ऑप्शन ए है H2S, ऑप्शन बी है AgS, ऑप्शन सी है AgSO4, ऑप्शन डी है Ag2S। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Ag2S। सिल्वर की वस्तुओं को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर वह काली हो जाती है। इसका कारण सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। सिल्वर धातु वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया कर Ag2S बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेंसों में से कौन सा प्रकाश किरणों को सर्वाधिक कोण से मोड़ देगा। ऑप्शन ए है +2D क्षमता का लेंस, ऑप्शन बी है +2.5D क्षमता का लेंस, ऑप्शन सी है -1.5D क्षमता का लेंस, ऑप्शन डी है -2.0D क्षमता का लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी +2.5D क्षमता का लेंस। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता द्वारा लेंस की क्षमता को बताया जाता है। जिस लेंस की क्षमता अधिक होती है वह प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ देती है। अतः 2.5D क्षमता का लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी दीप्त वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर कैसा प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है सीधा और बड़ा, ऑप्शन बी है सीधा और छोटा, ऑप्शन सी है उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी है उल्टा और छोटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उल्टा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री, ऑप्शन डी है किरण बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0 डिग्री। जब प्रकाश किरण कांच से जल की पृथककारी सतह पर अविलंब आपतन कोण 0 डिग्री आपतित होती है तो प्रकाश किरण बिना मुड़ी सीधी रेखा में चली जाती है, अतः अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है। ऑप्शन ए है रात्रि आकाश में तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी है माचिस की तीली का जलना, ऑप्शन सी है तरित झंडा, ऑप्शन डी है मरीचिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तरित झंझा। आंधी तूफान के समय प्रकाश पहले दिखाई देता है जबकि गर्जन की आवाज कुछ समय बाद सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है, जबकि ध्वनि वायु में 340 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है। अतः प्रकाश ध्वनि की तुलना में तीव्र गति से गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा
पर्दे के लिए नीचे दी गई संयोजन में से कौन सा अपारदर्शी वस्तु की सबसे तीक्ष्ण छाया बनाएगा? ऑप्शन ए है एक बिंदु स्रोत तथा एक अपारदर्शी पर्दा। ऑप्शन बी है एक विस्तारी स्रोत तथा एक अपारदर्शी पर्दा। ऑप्शन सी है एक बिंदु स्रोत तथा एक पारदर्शी पर्दा। ऑप्शन डी एक विस्तारी स्रोत तथा एक पारदर्शी पर्दा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक बिंदु स्रोत तथा एक पारदर्शी पर्दा। अपारदर्शी वस्तु की अच्छाई परछाई बनाने हेतु एक बिंदु सोर्स तथा एक पारदर्शी पर्दे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अपारगर्मिक स्रोत है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम। ऑप्शन बी है कोयला। ऑप्शन सी है रेडियोधर्मी तत्व। ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अपारंपरिक या गैर पारंपरिक सोर्स है। परंपरागत सोर्स जो होता है वो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी का चारकोल होता है, जबकि गैर पारंपरिक सोर्स में सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है फ्लोएम जल तथा खनिजों का वहन करता है। ऑप्शन बी है फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ऑप्शन सी है फ्लोएम एक साधारण उत्तक है। ऑप्शन डी है फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। पादपों में पर्ण में निर्मित प्रकाश संश्लेषी उत्पाद ग्लूकोज का अन्य भागों जैसे जड़, तना, फल आदि तक परिवहन पोषवाह या फ्लोएम द्वारा होता है। यह एक जटिल संवहनीय उत्तक है जिसमें भोजन का द्विदिशीय स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। यह पादपों को यांत्रिक सहारा देने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में ऑप्शन ए है सेल्यूलोज भित्ति होती है और ये जीवित होती है। ऑप्शन बी है काष्ठीय भित्ति होती है और ये जीवित होती है। ऑप्शन सी है ऋणमय भित्ति होती है और ये मृत होती है। ऑप्शन डी है काष्ठीय भित्ति होती है और यह मृत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काष्ठीय भित्ति होती है और यह मृत होती है। परिपक्व दृढ़ोतक की कोशिकाएं मृत अर्थात जीवद्रव विहीन लंबी संकरी गुहा युक्त कठोर एवं लिग्निन के कोशिका भित्ति पर जमाव युक्त काष्ठीय होती है। इनकी कोशिका भित्ति गर्त युक्त भी हो सकती है। ये पादपों को यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र क्रोमोसोम जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा पशु के जन्म को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए है माँ से एक्स क्रोमोसोम तथा पिता के एक एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन बी है माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन सी है माँ से दो एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन डी है पिता से एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम तथा माँ से एक एक्स क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम। मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है जिससे मादा में समयुग्मजीय लिंग गुणसूत्र एवं नर में विषमयुग्मजीय लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अतः लिंग का निर्धारण पिता के शुक्राणु द्वारा होता है। पुत्री के जन्म हेतु पिता का एक एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से युग्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। ऑप्शन ए है जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण। ऑप्शन बी है जीवाणु में RNA संश्लेषण। ऑप्शन सी है जीवाणु में DNA संश्लेषण। ऑप्शन डी है जीवाणु में विभाजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण। पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण प्रक्रिया को संदमित कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। जीवाणुवी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन द्वारा निर्मित होती है। पेनिसिलिन पेप्टिडोग्लाइकेन के निर्माण में प्रयुक्त प्रोटीनों को क्रॉस बंधित होने से रोककर संपूर्ण कोशिका भित्ति निर्माण प्रक्रिया को संदमित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ऑप्शन ए है प्रोटियम, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है टाइट्रियम, ऑप्शन डी है हाइड्रोनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइटियम। टाइटियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। टाइटियम की नाभिक में प्रोटॉन तथा इसका प्रयोग रेडियो सक्रिय सूक्ष्म मात्रिक के रूप में रेडियो प्रतिदीप्ति प्रकाश उपयोग घड़ियों तथा यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तकों के संचयन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है द्रव हीलियम, ऑप्शन सी है द्रव आर्गन, ऑप्शन डी है द्रव ब्रोमीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग जैविक उत्तकों के संग्रहण में किया जाता है। इस प्रक्रिया को कार्य संरक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंग कोशिकाएं उत्तक या अन्य जैविक पदार्थों को क्षति से बचाने के लिए निम्न ताप पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है सिल्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टिन। टिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाता है, यह शीघ्रता से ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस की संयोजकता है। ऑप्शन ए है 2-3, ऑप्शन बी है 3-4, ऑप्शन डी है 4-5, ऑप्शन डी है 3-5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3-5। फास्फोरस की संयोजकता 3-5 है। कक्षक पूर्णतः अस्थायी होते हैं। इसे अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं या फिर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। ऑप्शन ए है PbO2 और NO2, ऑप्शन बी है PbO और NO2, ऑप्शन सी है PbO और NO, ऑप्शन डी है PbO2 और NO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी PbO और NO2। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेवा मुक्त विमान वाहक पोत है। ऑप्शन है INS राजपूत, ऑप्शन बी है INS चक्र, ऑप्शन सी है INS खंडेरी, ऑप्शन डी है INS विराट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी INS विराट। INS विराट सेवा मुक्त विमान वाहक पोत है। इसे 6 मार्च 2017 को सेवा मुक्त किया गया था। INS विराट को वर्ष 1959 में ब्रिटिश सेना में हर्मिस नाम से शामिल किया गया था। बाद में इसे भारत को बेच दिया गया। भारतीय नौसेना ने इसे 12 मई 1987 को शामिल किया गया था। INS विराट को भारतीय नौसेना में ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। लगभग 226 मीटर लंबे और 49 मीटर चौड़े INS विराट ने भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद जुलाई 1981 में ऑपरेशन जुपिटर में श्रीलंका में शांति स्थापना में वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में विलियम्सन टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता। ऑप्शन ए है कैरोलिना प्लिस्कोवा, ऑप्शन बी है सिमोना हालेप, ऑप्शन सी है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी है नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूभाग से अंतर समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप आरंभ में नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है शहीद द्वीप, ऑप्शन बी है स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी है लिटिल अंडमान, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शहीद द्वीप। अगस्त 2020 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूभाग से अंतर समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ा गया था। शहीद द्वीप को आरंभ में नहीं जोड़ा गया था। इसके केबल के माध्यम से भारतीय द्वीपों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुलभ हो सकेगी। इस केबल से पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ा गया था। शहीद द्वीप को बाद में इस व्यवस्था में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अगस्त 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ दिलाई गई? ऑप्शन ए है गोटाबाया राजपक्षे, ऑप्शन बी है बाशिल राजपक्षे, ऑप्शन सी है महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन डी है नामल राजपक्षे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महिंद्रा राजपक्षे। अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ दिलाई गई। श्रीलंका पीपल्स पार्टी के नेता महिंद्रा राजपक्षे इससे पूर्व वर्ष 2005 से 2015 के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। महिंद्रा राजपक्षे पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हराकर प्रधानमंत्री बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद महासागर की किस द्वीपीय राष्ट्र ने हाल में एक भूग्रस्त जलपोत से तेल के रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मालदीव्स, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मॉरिशस। अगस्त 2020 में मॉरिशस सरकार ने हिंद महासागर में तट पर फंसे जापानी स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। एमके वाकासियो नामक जहाज 25 जुलाई से तट पर फंसा हुआ था। यह जहाज लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था। जहाज के निचले हिस्से में दरार की वजह से तेल रिसाव शुरू हो जाने के कारण मॉरिशस द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। इस दौरान फ्रांस ने मॉरिशस की सहायता पहुंचाई। मॉरिशस के निकट फ्रांस का रियूनियन द्वीप स्थित है। सीडीएस में 2020 में जो दूसरा पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चनों को हल किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।